हेलो फ्रेंड, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा है बच्चों कि मैंने आपको किस तरीके से बताया है कि तीन मतलब इकोनॉमिक जो सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसे तीन भागों में हमें विभाजित किया है और आज हम उन्हीं तीनों क्षेत्रकों की तुलना करेंगे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक की जो हम तीन भागों में बांटे हैं सेक्टर्स को। आज हम उन्हीं तीनों सेक्टर्स की तुलना करते हैं। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। अच्छे से समझो बच्चों, इस पे ये बात कही गई है कि जो हम तीन सेक्टर्स को देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यानी कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस, ये जो तीनों सेक्टर को अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत इसके उत्पादन कार्यों में जो इसका प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में वस्तु यानी कि गुड्स और सेवाओं यानी कि सर्विस का उत्पादन होता है। तो ये जो तीनों सेक्टर है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उनका उत्पादन होता है और साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। और ये जो सेक्टर्स होते हैं इसमें बहुत अधिक संख्या में क्योंकि यहाँ पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का कार्य करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पे काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में ये देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। अगर हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम अर्थशास्त्र की नजरों से देखें तो ये बहुत आवश्यक होता है कि देश के लिए बहुत आवश्यक है कि उस देश में प्रत्येक वर्ष जो है वो कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यह जानना बहुत आवश्यक होता है। और इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कितने लोग जो हैं वह कार्य में लगे हुए हैं, उस कार्य को करने में संलग्न हैं। तो कितनी वस्तुएं, कितने गुड्स और सर्विस जो होता है प्रोड्यूस होती है और कितनी ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जो कितने लोग हैं जो उस सेक्टर्स में काम करते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि विभिन्न जो सेक्टर है उसमें कितने कितने लोग काम करते हैं और जो अलग अलग सेक्टर है वो अलग अलग कौन कौन सी वस्तुओं और सेवाएं जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। अब हम देखेंगे प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तु और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। प्रत्येक क्षेत्र मतलब हर सेक्टर की विविध वस्तु, बहुत सारे जो गुड्स हैं और जो सर्विस है उसकी हम गणना, उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे और टोटल प्रोडक्शन जो कुल उत्पादन को कैसे जानेंगे। तो चलिए बच्चों इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचर की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। जो वस्तु और सेवाएं जो हैं उनकी अगर हम नंबर्स की बात करें, अगर हम टोटल नंबर को देखें कि कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, अगर उनकी काउंटिंग करें तो ये अपने आप में बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है बच्चों, क्योंकि आप कितने कंप्यूटर बन रहे हैं, कितने लैपटॉप बन रहे हैं, कितने मोबाइल बन रहे हैं, या फिर कितने ज्यादा इस बार कितना जूट जो होता है उसका उत्पादन हुआ है। तो अगर हम इसके पर्टिकुलर नंबर की बात करते हैं कि हम कंप्यूटर, कील, फर्नीचर, कारों, अगर इनकी संख्या की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर एक एक चीज की, एक एक वस्तु और सेवाओं की संख्या जो है वो काउंट करना अपने आप में एक बहुत जटिल कार्य होता है, एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होती है। तो अब इसकी संख्या का योग कैसे करें, तो चलिए बच्चों देखते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जो इकोनॉमिस्ट है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, जो भारतीय अर्थशास्त्री है, उन्होंने क्या सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो सर्विस और गुड्स हैं उनकी नंबर्स, उनके जो नंबर है उनकी काउंटिंग मत करो, बल्कि लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके वैल्यू, उसके जो मूल्य है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य क्या होगा, 80,000 रुपए होगा। देखो 10,000 रुपए किलोग्राम यहाँ पे गेहूं है
हमें इससे कुछ नहीं समझना है, ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। प्रति ग्राम वो जो होता है प्रति किलोग्राम कितने में बिक रहा है, 8 रुपए की दर से वो बिक रहा है। तो गेहूं का मूल्य क्या होगा, 8 में आप जो है 10,000 को अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। तो गेहूं का जो मूल्य है, हमें ये नहीं देखना कि गेहूं की कितनी क्वांटिटी है, कितने में वो बिका है, लेकिन जो उसका वास्तविक जो हमको ये फाइनल मूल्य जो मिलता है यही ज्ञात करना है। जैसे कि 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपए होगा। तो आपको क्या देखना है कि 10 रुपए प्रति नारियल, मतलब एक नारियल की कीमत कितनी है, 10 रुपए है और 5,000 नारियल है। तो हमें क्या देखना है, इसका मूल्य, मतलब इसकी फाइनल जो कॉस्ट है, जो इसकी वैल्यू है, वो कितनी होगी। तो आप 10 को जो 5,000 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 को 5,000 से गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए होगा। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, अर्थशास्त्री और विद्वज्जन ये कह रहे हैं कि आप गेहूं की, मतलब किसी भी जो उत्पादन या वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं, उनका हमें उनकी संख्या को नहीं देखना है, बल्कि उनकी जो मूल्य है, जो उसका लास्ट जो फाइनल कॉस्ट आता है, जो मूल्य आ रहा है, हमें इससे मतलब होना चाहिए और इसी के आधार पर ही गणना होनी चाहिए। तो अगर हम गेहूं को देखें तो यहाँ में हमें इसे 10,000 और ये कितने रुपए में है इसकी सिर्फ हमें काउंटिंग करनी है, लेकिन हमें क्या देखना है, इसको वास्तविक रूप से हम देखेंगे कि 80,000 का है और ये जो है 50,000 रुपए जो है नारियल हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये हमें देखना है। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। तो इस जो तीनों सेक्टर में जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो भी गुड्स और सर्विस है, उनके हम फाइनल कॉस्ट जो है, जो मूल्य है, उनकी गणना की जाती है और उसके बाद जो है योगफल हम प्राप्त करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और कितनी सेवाएं जो है वो हुई। अब यहाँ पर ध्यान रखने योग्य भी बातें हैं, ध्यान रखें, यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सावधानी देखना है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना ही औचित्य है। ये बहुत आवश्यक है कि आप इस बात को ध्यान दें कि जो भी वस्तु और सेवाएं हैं उनकी गणना, मतलब हर चीज की गणना नहीं करनी है, लेकिन अंतिम वस्तु जो ये फाइनल गुड्स या जो फाइनल सर्विस होती है, हमें केवल उसकी ही काउंटिंग करनी है। मान लीजिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। एक किसान जो है वो खेत में एक मान लीजिए कपास उगाता है, ठीक है, वो कपास का उत्पादन किया, उसके बाद कपास से जो है वो धागा बन गया और धागा जो है वो आगे जाके हम देखते हैं कि ये जो होता है वो कपड़ा बन गया। तो ये इतने सारे प्रोसेस करने के बाद जो होता है ये कपड़े के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो अगर हम जब मार्केट में जाएंगे कपड़ा लेने के लिए, तो हमारा जो होगा, ये जो कपड़े का जो रेट होगा ना, यही हमारा फाइनल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो हमें कपड़ा मिल रहा है यही हमारा फाइनल कॉस्ट है। हम जानते हैं कि इससे पहले ये सब प्रोसेस में, हम ये जानते हैं कि इससे पहले ये सारी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूर्ण हो चुकी है। तो अब जो है हम इसको अलग से इसका मूल्य देखेंगे क्या, नहीं, या धागे में जो मूल्य लग रहा है इसे देखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों का मूल्य इंक्लूड है किसमें, इस जो वस्तु, ये जो अंतिम वस्तु में जो मिल रही है, इसके मूल्य में ही इन दोनों चीजों के मूल्य भी निहित है। इसीलिए हमें सिर्फ ये देखना है कि जब आप मार्केट जाके कपड़ा लेते हैं तो आप क्या अलग से धागे का पैसा देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि वो कपास आया था तो वहां का देखेंगे, नहीं, आप उस कपड़े का जो फाइनल कॉस्ट है वही दे रहे हैं और उसी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो इस बात को समझ लो अच्छे से बच्चों कि हमें क्या करना है कि कोई भी वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है, बस उसके अंतिम जो वस्तु और जो मूल्य है ना, उसे ही हमें गणना करनी है, सिर्फ इसी की काउंटिंग हमें करनी है। एक और उदाहरण के द्वारा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। एक किसान 8 रुपए में गेहूं बेचा, किसे, एक मिल वाले को बेच दिया। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अब जो मिल वाला है वो उसकी पिसाई करके ये बिस्किट कंपनी को आटा कितने का दे रहा है, 10 रुपए, मतलब 2 रुपए का यहाँ पे मिल वाले को भी फायदा हो रहा है। 8 रुपए से वो 8 रुपए में वो किससे ले रहा है, किसान से ले रहा है, और 10 रुपए में वो किसको बेच रहा है, आपकी बिस्किट कंपनी को बेच रहा है। अब बिस्किट कंपनी का देखते हैं। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी, तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है। भाई आटा में चीनी मिलाएगी, तेल मिलाएगी, तब तो जाके बिस्किट बनती है ना। उपयोग करती है और बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपए में बिस्किट बेचती है, मतलब कि 15 रुपए प्रति पैकेट। पहले 8 रुपए था, 8 से 10 रुपए हुआ और 10 से 15 रुपए,
तो 5 रुपए यहाँ पे बिस्किट कंपनी ने अपने लिए लिए और 15 रुपए में फाइनल बिस्किट किसको मिल रहा है, तैयार होकर पैकेट जो है बाजार में आ रहा है जिसे हम खरीद रहे हैं। तो हम ये तो नहीं देखेंगे, आप जब बाजार से जाएंगे बिस्किट खरीदने के लिए तो 15 रुपए जाके आप देकर एक बिस्किट का पैकेट ले आएंगे, या फिर अगर आपको 4 बिस्किट चाहिए तो आप 60 रुपए देके ले आएंगे। लेकिन उसके पहले जो 8 रुपए है या 10 रुपए है उसका मूल्य तो इस 15 रुपए में जुड़ा हुआ है ना, तो अलग से तो हम इसे नहीं देखेंगे। यही कहने का आशय है कि जो लास्ट प्राइस है हमें सिर्फ उसी को ही देखना है, जो अंतिम मूल्य जो है उसे ही देखना है, उसकी ही गणना करनी है। अतः बिस्किट ही अंतिम उत्पाद है। ये जो बिस्किट बना है यही अंतिम उत्पाद है। हम इसमें आटा, तेल, चीनी ये सब चीजें इसमें इंक्लूड है, इसको हमें अलग से नहीं देखना है। अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, जो लास्ट उत्पादन होता है, जो लास्ट प्रोडक्शन होता है, जो डायरेक्ट किसको बेचता है, जो कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उन पर पहुंचती है और हम जो पैसा देते हैं हमें उसे ही काउंट करना है। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं। अब आपने देखा कि बिस्किट अगर मान लीजिए अंतिम वस्तु है तो गेहूं और आटा क्या है, मध्यवर्ती वस्तु, इसके पहले आती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे बेटा कि अभी तक क्या है बच्चों कि जो ये अंतिम जो वस्तु है, जो अंतिम वस्तु है उसके मूल्य में, उसके कॉस्ट में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। हमने देखा बिस्किट है तो बिस्किट में गेहूं, उसकी पिसाई, आटा, ये सारी चीजें पहले से ही शामिल है, तभी वो हमें 15 रुपए में मिल रहा है। इस तरीके से ये सारी जो मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती है, वो अंतिम वस्तुओं में क्या है, पहले से ही हमें मिलती हैं, सम्मिलित रहती हैं। बिस्किट क्या हुआ, बिस्किट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपए में पहले से ही आटे का रुपए मूल्य 10 रुपए जो है वो शामिल है। इस प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। अगर किसी एक विशेष वर्ष में जो भी क्षेत्रक मतलब प्रत्येक हर सेक्टर के द्वारा उत्पादित प्रोड्यूस की जाने वाली जो अंतिम वस्तु है और जो सेवाएं हैं उनका जो मूल्य है, जो हमें कॉस्ट मिल रहा है, जैसे कि बिस्किट का हमें कॉस्ट मिल रहा है, उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। उस वर्ष में सेक्टर्स में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ ये हमें बताता है। तो इसीलिए अंतिम वस्तुओं को देखना है और उसके ही आधार पे हम उसके टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन को जान पाएंगे। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद, ये जो आपको घ लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, एक बहुत शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको नाम से ज्यादा अच्छे से जानेंगे, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जो घ है इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, घरेलू, इसी में ही इसका सब कुछ है। सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया की बात जब हम करते हैं तो इंडिया के अंदर बनने वाली सारी चीजें इसमें आएंगी, जो भी घरेलू चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें इसमें आएंगी। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। जीडीपी क्या होता है, एक वर्ष में किसी भी देश के अंदर किसी विशेष मतलब उत्पादित सभी वस्तु और सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात रखनी है, देखिए, देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और जो सेवाओं का मूल्य है वो जीडीपी है। एक बात आपको समझना बहुत आवश्यक है, मैं आपको बता रही हूँ, जीडीपी को आप ये बात याद रखिए। मान लीजिए कि जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, हुंडई, हुंडई जो है वो इंडिया की तो नहीं है, बाहर की है, लेकिन अगर वो इंडिया में आके कोई भी उत्पादन करती है जो वो इंडिया में कर रही है अगर, तो उसे हम जीडीपी में शामिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज का अगर उत्पादन घरेलू मतलब कि इंडिया में हो रहा है उस वर्ष में, तो उसे हम जीडीपी के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो उस अर्थव्यवस्था के बारे में उससे हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है, उसकी विशालता को प्रदर्शित किया जाता है जीडीपी के द्वारा।
भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित देशों में, मतलब कि जो भी हमारे जितने भी राज्य हैं, जितने भी हमारे स्टेट हैं वो, और जो हमारा यूटी है, केंद्र शासित क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरी है, के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उसके कुल मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। तब हम जीडीपी क्या है उस वर्ष की, वो हम पता लगाते हैं उस देश की। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने देखा कि जो तीनों सेक्टर है उसकी किस प्रकार से तुलना की जा सकती है। तीनों सेक्टर्स में जो लोग अलग अलग जो भी वस्तुओं का, जो गुड्स और जो सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उनका उत्पादन होता है, वो कैसे होता है, और उसमें जो जनसंख्या होती है, वो कितनी जनसंख्या काम करती है, उनका कैसे पता लगा जा सकता है, किस प्रकार से हम सकल घरेलू उत्पादन जो होता है वो निकालते हैं। इन सारी चीजों पर आज हमने विचार विमर्श किया।